अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोलिजन्स। तो इसको समझने के लिए आज का लेक्चर देखेंगे लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का आपस का ताल्लुक देखेंगे। इसी में हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली तो समझ आता है सबको, फिजिकल क्या मतलब इसका होता है, डिफरेंस क्या आता है। फिर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ देखेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया था कि भाई लीनियर मोमेंटम एक सिंगल पार्टिकल का या लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। तो आज हम इसे टू बॉडी पार्ट सिस्टम के लिए प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। तो जनाब, ये आज के लेक्चर की आउटलाइन थी हमारे पास। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लीनियर मोमेंटम से। तो जनाब, लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है? मोमेंटम सबसे पहले आपने सोचना एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो ये क्या बताती है? इससे हम क्या पता करते हैं? हाउ इजी और डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी एक बॉडी जो चल रहा है, आप उसे कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल लगेगी आपको उसे रोकने में। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो तो आपको पता चलता है जैसे बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, तो जो कमेंटेटर होता है वो बोलता है बॉल हैज अ ग्रेट मोमेंटम, मतलब कि इस बॉल को रोकना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास अगर रोकना मुश्किल होगा तो हम बोलेंगे मोमेंटम ज्यादा है, अगर रोकना आसान है तो हम बोलेंगे मोमेंटम कम है। ठीक होगी बात। तो आपके पास इसका मतलब, अब ये जो रोकना आसान है या मुश्किल है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी जिसे हम रोक रहे हैं वो कितनी मैसिव है या कितनी तेजी से चल रही है। जितनी ज्यादा मैसिव होगी या जितना तेज चलेगी, उसको रोकना मेरे लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है। ठीक होगी बात। अब जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब आप उन्हें रोकते हैं तो आप पे क्या लगती है? एक फोर्स एक्सर्ट होती है। यानी इसका जितनी तेज कोई चीज जा रही होगी, जब आप रोकने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आप पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। इसी तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट हों डिफरेंट मैसेज वाले, मगर वो ट्रेवल कर रहे हैं किसके साथ? सेम वेलोसिटी के साथ, मगर जो हैवियर होगा उसे वो आप पे ज्यादा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैं दोनों एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे अगर एक बुलेट जा रही हो तो बुलेट एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो क्या आप पे वो थ्रस्ट क्रिएट करेगी, जोर से आपको एक फोर्स लगेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर आप समझो कि एक बस है और एक कार है, यानी दो डिफरेंट मैसेज हैं, बस एंड कार, और दोनों की जो स्पीड है वो क्या है? सेम। अब आपको हिट करे, बस हिट करे या कार हिट करे, तो खुद सोचो कौन आप पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? जो हैवियर होगा वो आप पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आपको अब फिजिकल मतलब समझ आ रहा होगा मोमेंटम का, कि मोमेंटम का क्या मतलब होता है। अच्छा, न्यूटन ने इस जो फीचर है मोशन का, उसको नाम दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन का, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। बात समझ आई? तो अब आप इसे कैसे मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करोगे? P इज इक्वल टू एम वी, यानी के प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे? लीनियर मोमेंटम बोल देंगे। मैस और वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा था मैसिव और मूविंग, जो फास्ट वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। फिर मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी की तरह डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यानी ऑब्जर्व करने वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो मोमेंटम की वैल्यू भी बदलेगी, जैसे वेलोसिटी के साथ होता है। तो अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर मुख्तलिफ मोमेंटम मेजर करेंगे सेम ऑब्जेक्ट के लिए, कब? अगर उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आपके साथ दूसरा शख्स भी सीट पे बैठा है, तो क्या है जनाब? उसका जो आपके पास गाड़ी का मोमेंटम है आपके लिहाज से तो जीरो है, क्योंकि आप गाड़ी की जिस वेलोसिटी से जा रही है आप भी उसी वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो आपके पास, तो आप तो कहोगे मोमेंटम नहीं है। तो अगर
आपके पास जो शख्स बाहर है गाड़ी से, जो रुका हुआ है, जब वो आप ऑब्जर्वर देखेगा, वो कहेगा कि कार मूविंग अवे फ्रॉम हिम, तो इसका मतलब उसके लिहाज से तो मोमेंटम जीरो नहीं है। तो आपके लिहाज से मोमेंटम जीरो है, मगर बाहर बैठे हुए शख्स के लिहाज से मोमेंटम जीरो नहीं है। यानी एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मोमेंटा आपने मेजर किया। तो इसका मतलब ये मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे? रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे। ओके, मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि भाई p इज इक्वल टू एम बी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। यूनिट अगर देखें, मास के यूनिट केजी, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो आप केजी मीटर पर सेकंड, इसे आप न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हो। फिर आपने इससे पहले पढ़ा चेंज ऑफ मोमेंटम और सेकंड लॉ को रिलेट किया था हमने, कैसे बोला? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, हम जानते हैं ए बराबर डी वाई बी डी टी, तो हमने डी वाई बी डी टी कर दिया। तो एम इनसाइड अगर लेगे एम डीवी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो आप बोलोगे एफ नेट फोर्स इक्विवेलेंट आ जाएगी किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो जनाब अब आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल, किसके इक्वल है भाई? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी के। यानी हमारे जिस्म पे जो नेट फोर्स लगेगी वो बराबर होगी किसके? जितना हमारी बॉडी का लीनियर मोमेंटम वक्त के साथ बदलता है। ये इस बात को आपने समझना है। तो इसको हम कहते हैं, ये सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ की असल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें मास की वेरिएशन भी डिस्कस की जा सकती है और वेलोसिटी की वेरिएशन भी डिस्कस की जा सकती है, क्योंकि मास भी टाइम के लिहाज से चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी टाइम के लिहाज से चेंज हो सकती है। तो मोर जनरल आप इसे डेफिनेशन सेकंड लॉ की बोल सकते हो। फिर मगर इसके लिए कंडीशन है कि ये लॉ सिर्फ कहां अप्लाई होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब या बॉडी रेस्ट पे होती है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। अब जनाब अगर हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, मोमेंटम एंड इंपल्स। अब ये जो मोमेंटम है बॉडी का, ये चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक आपकी बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी मोमेंटम का चेंज होना डिपेंड करता है किस पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स पे। अब हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं, जो आपके पास फोर्स लगती है जब आपका कोई टकराव होता है, और इस दौरान जो बॉडी में क्या आता है? मोमेंटम में चेंज आता है। तो आप बोलोगे जैसे आपने अभी टूल बनाया था कि नेट फोर्स इक्विवेलेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, आप इसको क्रॉस कर दो तो डीपी इक्विवेलेंट आ जाएगा किस चीज के? समेशन एफ इज इक्वल टू डी टी, यानी नेट फोर्स इनटू डी टी। तो ये आपकी मोमेंटम की चेंज आ गई, ये आपकी फोर्स जो टी टाइम आपके टाइम इंटरवल पे बॉडी पे क्या करेगी? एक्ट करेगी। अब इस चीज को अगर हम सोचें, कुछ चीजें फ्रेम करते हैं इसमें, कि कुलयन में जो फोर्स है वो वेरी कर रही है टाइम के लिहाज से, ठीक है? तो अब आप क्या कहोगे कि जनाब आपके पास जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है कुलयन में, वो टी टाइम से टी टू तक क्या कर रही है? वेरी करती है। तो एक टाइम स्पैन आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे? अगर हम कहेंगे कि इस T1 से पहले भी फोर्स जीरो थी और T2 के बाद भी फोर्स जीरो थी, यानी ये फोर्स जीरो होगी कुलयन से पहले और कुलयन के बाद। अब आपने तो पढ़ा हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम डीपी बराबर है किसके? समेशन एफ डी टी के। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये समेशन को किससे चेंज कर देते हैं? इंटीग्रेशन से, ओवर द लाइन ऑफ कुलयन से। अब हम जानते हैं कि भाई जब फोर्स लगेगी तो मोमेंटम तो चेंज होना है। तो शुरू का मोमेंटम P1, बाद का मोमेंटम P2, और शुरू का टाइम T1, बाद का टाइम T2, और आप इसे इंटीग्रेट कर देते हो। तो आप इसमें मोमेंटम की चेंज देखते हो, P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हो, और ये आपकी कंडीशन ऐसे ही अभी लिखी हुई है। तो ये डेल्टा P के तौर पे आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के तौर पे आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये हम इसे लिख देते हैं J वेक्टर के तौर पे, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम में चेंज आ रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंपल्स। तो ये चीज आपके पास मोमेंटम और इंपल्स के साथ हम देखते हैं। अगर हम कहें, कोई हमसे मुझसे पूछे इंपल्स क्या होता है, तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। याद रखिएगा, इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? नेट फोर्स। और ओनली चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स।
ओके जब आपके पास जैसे इंपल्स क्या है कि एक लार्ज फोर्स जैसे बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है वो T1 से T2 तक होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो बॉल के मोमेंटम में क्या आती है, चेंज आती है, तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ओके अब हम देखेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर आप कहें कि इंपल्स जो नेट फोर्स की वजह से आया, जिसका मतलब आपके पास एक फोर्स लगी टी टाइम इंटरवल तक, जिसकी वजह से क्या पैदा हुआ, इंपल्स पैदा हुआ, तो वो इक्विवेलेंट है किसके, चेंज इन मोमेंटम। जो उस इंटरवल में जिस दौरान फोर्स लगी उस दौरान जो मोमेंटम चेंज हुआ उसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आपके पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की आपको समझ आ रही है कि जो नेट फोर्स हमारी बॉडी पे इंपल्स लग रहा है हमारी बॉडी पे, वो उस टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम चेंज होता है उसके बराबर होता है, तो दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अब आप किसी भी आर्बिट्रेरी फोर्स के लिए हम कह सकते हैं कि भाई कि आपके पास इंपल्स बराबर है किस चीज के, जे वेक्टर बराबर है टाइम इंटरवल T1 टू T2, आपके पास नेट फोर्स इनटू dt आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये आपको क्या बताती, क्या मेजर करते हैं हम इसकी मदद से, हम इसकी मदद से मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन ऑफ फोर्स भी बताते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, इंपल्स ऑफ द फोर्स। क्या मतलब कि आपके पास कि आप उस जो फोर्स एक्ट कर रही है कुछ टाइम इंटरवल तक के लिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस फोर्स की ड्यूरेशन, तो वो जो दो चीजें बनेंगी दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर मैं कहूं यहां से सोच के बताएं तो आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द दिस टूल एंड द लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल। तो आपके पास जो नेट फोर्स जितनी देर तक एक्ट करती है तो ये चीज आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, इंपल्स का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो अगर हम कहें कि इंपल्स डिपेंड किस पे करता है तो आप बोलोगे कि इंपल्स आपके पास फोर्स पे डिपेंड करता है और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अब यहां से हमें दिख रहा है कि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो नेट फोर्स की होगी, तो क्योंकि उससे बन रहा है आपके पास। तो आपके पास इंपल्स के यूनिट अगर आप देखो एफ और टी है, एफ और के यूनिट न्यूटन, टाइम के यूनिट सेकंड्स आ जाएंगे। तो आपके पास इंपल्स के वही यूनिट होते हैं जो मोमेंटम के यूनिट होते हैं। फिर आपने क्या किया जी कि इंपल्स को अगर हम सिंगल फोर्स की टर्म में डिफाइन करते हैं, मगर मगर ये जो इंपल्स थ्योरम मोमेंटम है ये आपके पास सिंगल फोर्स की सूरत में नहीं आता, ये आपके पास आता है नेट फोर्स की तौर पे आप देखा जाता है, याद है। तो आप समझना है कि इंपल्स को डिफाइन किया जाता है सिंगल फोर्स की टर्म में, मगर जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है ये किससे डील करता है, जो इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स यानी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स के सा डील कर रहा होता है। अब अगर हम ये नहीं जानते कि फोर्स कैसे वेरी करती है, हमें नहीं मालूम पड़ता टाइम के साथ फोर्स की वेरी कैसे है, तो हम कौन सी फोर्स देख सकते हैं, एवरेज फोर्स देख सकते हैं। तो एवरेज फोर्स हमें वही इंपल्स बताएगी जो आपके पास फोर्स ओवर टाइम T1 से T2 तक क्या हो रही थी, वेरी कर रही थी। तो आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी के। आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि आपके पास रेड कलर में जो दिखाया जा रहा है दैट इज द एक्चुअल फोर्स दैट इज वेरिंग। आप देख रहे हो T1 से T2 तक फोर्स में वेरिएशन आ रही है, मगर ग्रीन पैच देखो ये कौन सी फोर्स दिखा रही है, एवरेज फोर्स। ये दोनों एरियाज आप देखो, एरिया निकालना है ना, एक एंड पे फोर्स है एक एंड पे टाइम है, अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो दैट इज इंपल्स। तो दोनों सूरतों में ग्रीन पैच का एरिया और रेड पैच का एरिया बराबर आएगा। इसका मतलब एवरेज फोर्स जब टाइम के साथ जब एरिया देखते हैं वो इक्वल होता है किस चीज के, एरिया अंडर द कर्व फॉर एक्चुअल फोर्स, जो फोर्स असल में टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो अब आप क्या करने वाले हो कि भाई आप कहोगे कि दोनों एरियाज इक्वल हैं, इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल फोर्स मालूम है तब भी आप इंपल्स निकाल सकते हो, अगर आपको एवरेज फोर्स मालूम है तब भी इंपल्स निकाल सकते हो। ये बात भी आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आप देख सकते हो कि एक लार्ज फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ी टाइम के लिए लगी,
जबकि इस तरफ देखें तो एक स्मॉलर फोर्स है मगर वो ज्यादा टाइम के लिए लग रही है। दोनों का एरिया कैलकुलेट करें, अगर दोनों का एरिया बराबर है तो हम कहेंगे दोनों तरफ से जो इंपल्स पैदा हुआ सेम इंपल्स पैदा हुआ। समझ आई? तो इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास दोनों फोर्सेस कांस्टेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो इस ये एक थोड़ी सी एक अजम्पशन थी बीच में। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी जाती है कि कार बैग जो है वो आपको वही इंपल्स प्रोवाइड करता है जो स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड अप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि कार बैग की वजह से थ्रस्ट, अगर सोचो ना गाड़ी को धक्का लगा, अब आपके बैग ने अब एक आप पे क्या लगाया, थ्रस्ट लगाया। अब वही थ्रस्ट आपके किसने लगाना था, अगर वो ना होता बैग तो व्हील ने स्टीयरिंग व्हील ने लगाना था। तो अब देखो दोनों सूरतों में फर्क आता है कि दोनों सूरतों में इंपल्स की मिकदार सेम है मगर एक एंड पे आप पे लार्ज मैग्नीट्यूड लगना था, एक एंड पे आप पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्मॉल होना था। अगर आप गाड़ी के स्टीयरिंग से टकराते तो आप देखो क्या होता कि एक लार्ज फोर्स थोड़े टाइम के लिए आप पे एक्ट करती, मगर चूंकि वो एयर बैग ओपन होता है तो एयर बैग में कंप्रेस होने की सलाहियत है, यानी आपके जो टकराव का टाइम है वो बढ़ गया मगर इस दौरान फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया। मगर दोनों सूरतों में जो इंपल्स था वो क्या होगा, सेम होगा। ये चीज समझनी है। अब अगली चीज जो आपने देखनी है वो क्या है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क होता है। मोमेंटम का टूल हम सब जानते हैं कि भाई मोमेंटम बराबर होता है किसके, एम वी के। काइनेटिक बराबर होता है किसकी, एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के। दोनों फार्मूले देखो तो दोनों मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, मगर मैथमेटिकली देखा जाए तो आप कहोगे मोमेंटम एक वेक्टर है और आप देख सकते हो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जबकि काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो वो एक स्केलर चीज है और वो वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ये हमने देखा किस तौर पे, मैथमेटिकली डिफरेंस। मगर हमारा किससे मतलब है, फिजिकल डिफरेंस क्या है। तो अब आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अभी अभी पढ़ा, वो क्या कहता है कि मोमेंटम का जो किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज होगा इंपल्स की वजह से, तो वो जो इंपल्स में आने आपके इंपल्स की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आएगी वो डिपेंड करती है किस पे, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है जो नेट फोर्स एक्ट कर रही थी। बात समझ आई? तो आपके पास इंपल्स से जो मोमेंटम में चेंज आती है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे जो नेट फोर्स एक्ट करती है। अब इसी तरह वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है कब, जब आप वर्क डन करते हैं, मगर ये जो वर्क डन है ये डिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है जो नेट फोर्स एक्ट करती है। क्या मतलब कि नेट फोर्स लगेगी तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, उसका जो आपके साथ वर्क प्रोडक्ट आएगा वो वर्क बताता है। तो इस ऊपर वाले केस में क्या है, नेट फोर्स कितनी देर तक लगेगी, दैट इज डिफाइंड फॉर इंपल्स। इसका ना फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे, टाइम पे। यहाँ पे फोर्स एक तरह से डिपेंड कर रही है किस पे, डिस्टेंस पे। तो ताकि जो क्वांटिटी यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम किसे डिस्कस करेंगे, आपके पास मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये फिजिकल डिफरेंस आ जाता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में। अब जनाब हम अगली चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहते हैं, एक ऐसा मटेरियल सिस्टम जिसमें बहुत सारे एक बॉडी भी हो सकता है, जिसमें ढेर सारी बॉडीज भी हो सकती है और उसके जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं या सिस्टम के जो हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी हमारी सिस्टम पे एक्ट नहीं कर सकती। तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप कैसे बोलेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, आपके पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम ग्लास वेसल्स में क्लोज कर दें, टेम्परेचर उनका कांस्टेंट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। गैस के पार्टिकल खुद एक दूसरे से टकराव कर सकते हैं मगर बाहर से उन पे कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई प्रेशर नहीं लग रहा। तो आपके पास सिस्टम के पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकते हैं मगर एक्सटर्नली कोई चीज उस पे एक्ट नहीं कर सकते।
अब आइसोलेटेड सिस्टम हकीकत में तो नहीं होता रियल वर्ल्ड में, तो हम क्या करते हैं, हम जनाब कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी इंटरनल इंटरेक्शन वो मच मच ग्रेटर हो, किससे, जो एक्सटर्नल आपके पास इंटरेक्शन आएगी, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं किस तौर पे, आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे। जैसे एक मिसाल देखो, राइफल और बुलेट की केस है, हम उस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, अब वो तो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्यों भाई, जब हम राइफल शूट करेंगे तो क्या जो बुलेट निकलेगी एयर में ट्रेवल करेगी, एयर फ्रिक्शन आएगी, ग्रेविटी की फोर्स आएगी, इसका मतलब मेरे सिस्टम पे तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रही है, एक्सर्ट फोर्स कर रही है, मगर हम फिर भी उसको क्या मानते हैं, आइसोलेटेड। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल इंटरेक्शन है वो मच मच ग्रेटर है किससे, जो एक्सटर्नल है बाहर से लगने वाली इंटरेक्शन से। तो इसलिए हम ये अपने लिए एक रूल बना लेते हैं कि अगर इंटरनल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो हम तब भी सिस्टम को आइसोलेटेड मानेंगे। तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी एक्सटर्नल फोर्स आपने जीरो कर दी, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम का चेंज कितना होगा, जीरो होगा। तो आप इसका मतलब शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम रहने वाला है, तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल मोमेंटम के। तो अब इस चीज को हम समझते हैं, किससे, हम कहते हैं टू बॉडीज का सिस्टम है जो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। अब आपके पास हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगाएगा, फोर्स, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाने वाले हैं, फोर्स। अब ये जो फोर्स लगेगी ये जाहिर है कुछ देर के लिए वो टकराएंगे, तो इंपल्सिव फोर्स आ गई, क्योंकि फोर्स टाइम के साथ हमने देखा, तो ये दो फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ इक्वल और अपोजिट होंगी, तो इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से जो मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, वो भी इक्वल और अपोजिट आएगा। बात समझ आई, यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिसाल ले लो कोलिजन कर रहे हैं, तो उनके कोलिजन करते वक्त वो जो टाइम इंटरवल होगा वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के मुखालिफ होंगी मगर होंगी एक जितनी, यानी इक्वल और अपोजिट होंगी। अब जब उन्होंने फोर्स लगा ली तो उनके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो वो जो मोमेंटम का चेंज है वो भी क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है बात। अब आपके पास चीज को हम समझते हैं कि ब्रीफ कोलिजन है, थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल टकराए हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम F12 कह देते हैं। जो पार्टिकल 1 पे लगाई, किसने लगाई, 2 ने, F21 हम किसे कह देंगे, जो 2 पे लगी, किसने, 1 से लगाई। तो आपने अभी टूल पढ़ा था इससे पहले कि भाई आपके पास डीपी बराबर था किस चीज के, आपने कहा था डीपी बराबर है एफ डी टी के, तो आप यहां से चेंज इन मोमेंटम आप सोच सकते हैं। तो आप कैसे इस चीज को समझने वाले हैं, आप कहेंगे कि डीपी बराबर है किसके, F12 इंटू डी टी, क्योंकि 1 पे आपने देखा ना जो किसने लगाई, 2 ने, तो अब आप फर्स्ट की पार्टिकल की मोमेंटम की चेंज देख रहे हैं। तो आपने टाइम इंटरवल लिया T1 से T2 तक, फोर्स आपके पास डिफाइन थी, dt आ गया। अब आपने कहा कि एवरेज फोर्स है, तो टाइम इंटरवल dt आ गया, तो आप इसको बाउंड्री कंडीशन देके ये वैल्यू देख सकते हैं F12 डेल्टा टी। ठीक है, इसी तौर पे आप मोमेंटम की चेंज देखेंगे जो पार्टिकल 2 पे लग रही है, तो फोर्स लगने से तो dp2 आ जाएगा, F21 2 पे लगाई किसने, 1 ने, dt तो एवरेज फोर्स है, तो आप इसके बाद बराबर ले लोगे, आप इसी तरह ये वैल्यू निकाल लोगे। अभी हमने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो उनकी वजह से बनने वाले मोमेंटम भी आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो टोटल मोमेंटम अगर मैं देखा जाए तो मैं इन दोनों मोमेंटम्स को सम अप कर दूंगा, जमा कर दूंगा, तो एक वेक्टर आपका बराबर है दूसरे के मगर साइन नेगेटिव है, तो dp1 जब dp2 में ऐड करोगे तो dp1 तो बराबर है माइनस dp2 के, तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगाई, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल
चेंज नहीं हुआ, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आया। इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का टकराने से पहले, वो बराबर है किस चीज के? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टक्कर खाने के बाद। तो आप इसे लिख सकते हो m1v1 प्लस m2v2 द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देन m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो डेट इज इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहा? कंजर्व रहा। कब? जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने समझना है कि आप जब इसे कोलिजन का केस ले रहे होंगे तो आपने इसको वेक्टर के तौर पे डील करना है, यानी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी है, यानी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन देख के लगाना है। फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से भी, यानी एक्स एक्सिस पे लगने वाला मोमेंटम भी कंजर्व होगा, वाई एक्सिस पे लगने वाला मोमेंटम भी कंजर्व होगा, जी एक्सिस पे लगने वाला भी मोमेंटम जो होगा वो भी कंजर्व होगा। फिर आपके पास, हम जब इस सारे मामले को स्टडी कर रहे होते हैं, हम सिर्फ देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास किसी क्लोज सिस्टम पे लग रही है। तो हम यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस को नहीं स्टडी करते, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आपके मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे ऊपर, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे ऑर्गन बेशुमार फोर्सेस लग रही होती हैं, मगर वो फोर्सेस आपको कमरे से बाहर नहीं धकेल सकती। कमरे से बाहर आपको कौन धकेलेगा? कि जो कोई आपको धक्का देगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो ये चीज आपने समझनी है। तो जनाब, ये आज का हमारे पास लेक्चर था। आपने आज मोमेंटम को समझा, लीनियर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का इंपल्स के साथ ताल्लुक क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखा आपने। फिर आपने देखा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया। तो जनाब, आज के लेक्चर बस इतना ही था। आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।